वेलकम बैक वंस अगेन मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम लोग एक नया चैप्टर प्रारंभ करेंगे जिस चैप्टर का नाम ही पृष्ठ तनाव है। हेडिंग डालेंगे पृष्ठ तनाव। इंग्लिश में पृष्ठ तनाव को हम लोग कहते हैं सरफेस टेंशन। देखिए, आपने कभी द्रव देखा हो, शांत द्रव लिक्विड, उसकी ऊपरी परत में एक बल जैसा काम करता है, एक जाल जैसा बना होता है। इसको महसूस करने के लिए आप देखिए, जल की ऊपरी परत पे देखना, धूल के कण रुक सकते हैं, रुक जाते हैं कि नहीं रुक जाते हैं। मच्छर बैठ जाते हैं, देखा कभी? डूबते क्यों नहीं मच्छर हैं? इसी पृष्ठ तनाव की वजह से। पृष्ठ तनाव के बहुत से अनुप्रयोग हैं, मैं भी आगे समझाऊंगा। जैसे एक उदाहरण है, सूप पिया तुमने? अगर गर्म सूप हो तो अच्छा लगता है, वही सूप ठंडा हो जाए मजा आता है क्या? बताओ। नहीं, उसमें भी पृष्ठ तनाव का कारण है। तो कई कारण है पृष्ठ तनाव के। सबसे पहले पृष्ठ तनाव की परिभाषा की बात करते हैं। पृष्ठ तनाव की परिभाषा में हम सबसे पहली बात जो चर्चा करेंगे, जैसे किसी द्रव का ये पृष्ठ है, ये क्या है भाई? किसी द्रव का पृष्ठ है, ये द्रव भरा है। इस द्रव के पृष्ठ पर अगर एक काल्पनिक रेखा खींची जाए, वास्तव में क्या रेखा खींच पाओगे? बताओ, मिट जाएगी अपने आप। तो हम मान लेते हैं काल्पनिक रेखा खींच दी, इसकी लंबाई L है। कितनी है? तो इस रेखा के दोनों ओर लंबवत बल कार्य करने लगता है। इधर के मॉलिक्यूल इधर खींचते हैं, उधर के इधर खींचते हैं, ये लंबवत बल है। अगर इसी बल को प्रति एकांक लंबाई पे ज्ञात किया जा सके तो इसको हम बोलते हैं पृष्ठ तनाव। तो चलो सबसे पहले परिभाषा ही लिखते हैं। लिखिए, किसी पृष्ठ पर एक बार फिर सुन लेना, यदि किसी द्रव के पृष्ठ पर एक रेखा खींची जाए तो उस पर लगने वाला प्रति एकांक लंबाई पर, तो उस पर लगने वाला बल, प्रति एकांक लंबाई के लिए, ये ब्रैकेट में ले लो, तो उस पर लगने वाला बल पृष्ठ तनाव कहलाता है। पृष्ठ तनाव कहलाता है। अब इसका ये सूत्र लिख लेना, T = F/L। ये चित्र बना लेना है। चलो इसके मात्रक की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? तो देखो, F/L है ना, बल को किस में नापते हो? न्यूटन में, और लंबाई हो गई मीटर। तो पृष्ठ तनाव का जो मात्रक बनेगा वो बनेगा न्यूटन प्रति मीटर। विमीय सूत्र देख लो जरा। न्यूटन का होता है mLt-2 और मीटर का होता है भैया L। देखो, L से L कैंसिल हो जाएगा, बचेगा mt-2। नोट कर लो इसको जरा। देखो, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम जो बढ़ाएंगे उसका नाम है अंतराणविक बल, यानी अणुओं के बीच बल। अंतराणविक बल को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कहेंगे कि किसी भी जो पदार्थ है उनके अणुओं के बीच में एक आकर्षण बल काम करता है। उसी वजह से तो बंधे रहते हैं अणु आपस में एक दूसरे से, न बिखर न जाए। तो उसी आकर्षण बल को बोलते हैं हम लोग अंतराणविक बल। तो पहली लाइन में तो ये लिख लीजिएगा, किसी पदार्थ के अणुओं के मध्य
लगने वाला आकर्षण बल। अंतराण्विक बल कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? यह दो प्रकार का होता है। चलो इसके नाम पहले लिख लो। पहला लिख लो ससंजक बल। इसको इंग्लिश में कहते हैं कोहेसिव फोर्स। और दूसरा नंबर डाल दो असंजक बल। एडहेसिव। अब सबसे पहली डिटेल हम पढ़ेंगे नंबर 1 ससंजक बल। चलो इसके बारे में जानते हैं। देखो ससंजक बल का मतलब होता है एक ही पदार्थ के अगर दोनों अणु हैं और उनके बीच बल लग रहा हो, एक जैसे पदार्थ हो, जैसे द्रव है कोई, मान लिक्विड वाटर ले लो, पानी का एक अणु और पानी के दूसरे अणु को आकर्षित करेगा, तो समान प्रकार के अणु है कि नहीं हुए? इनके बीच जो आकर्षण लगेगा उसे हम क्या बोलेंगे? ससंजक। पारे का एक अणु दूसरे पारे के अणु को आकर्षित करे, ससंजक। लेकिन अगर एक कोई और पदार्थ का अणु हो और एक दूसरे पदार्थ का हो, उनके बीच आकर्षण हो, भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच, तो उसे बोलते हैं असंजक। जैसे मान लो कांच का एक अणु है और एक जल का है, दोनों आपस में आकर्षित कर रहे हैं, तो इनके बीच जो बल लगे उसे क्या बोलोगे? असंजक बल। तो पहले ससंजक की परिभाषा लिखिए। समान पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल समान पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल ससंजक बल कहलाता है। उदाहरण समझ लो इसका एक, जैसे हम कहेंगे जल के अणु का जल के अणु से आकर्षण, जल के एक अणु का जल के दूसरे अणु के मध्य, जल के दूसरे अणु के मध्य आकर्षण बल। ये तो हो गया ससंजक की परिभाषा। अब दूसरा डाल दो असंजक बल। इसको इंग्लिश में कहते हैं एडहेसिव। क्या बोलते हैं भैया? एडहेसिव फोर्स। असंजक में वही बात कि भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं के मध्य भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल असंजक बल कहलाता है।
उदाहरण में लिख दो, जल के अणु तथा कांच के अणु के मध्य लगने वाला बल। देखो ये जो नोट में एक बात लिख लो, ये जो ससंजक असंजक बल है यानी कि आकर्षण बल है अंतराणविक, इनकी जो दूरी होती है वो 10 के घात -9 मीटर होती है। कितनी होती? यानी अणु कम से कम कितनी दूर हो? 10 के घात -9 मीटर। इससे ज्यादा दूर ना हो, इससे कम दूर हो तो हम कहेंगे अंतराणविक बलों की परास, बलों की अधिकतम परास। ज्यादा से ज्यादा कितनी दूरी तक ये काम करता है? अधिकतम परास 10 के घात -9 मीटर की होती है। ये और नोट कर लो। देखो एक प्रश्न आता है यही अंतराणविक आकाश के विषय में कि जल जो होता है वो कांच को भिगो देता है, या जल की बूंदें कांच में चिपक जाती हैं, लेकिन पारा नहीं भिगोता है। यानी पारा कभी कांच में चिपकता नहीं है। थर्मामीटर में देखा, जब टेम्परेचर की वजह से बढ़ेगा पारा, एक बार ऐसे झटक दो तो पूरा उतर जाता है एकदम बिल्कुल साफ नीट क्लीन। लेकिन पानी अगर कहीं एक बार कांच पे डालो चाहे जितना झटकते रहो पूरा पानी निकल के बाहर आएगा कि नहीं? और दाग और छोड़ देता है, छोड़ता कि नहीं छोड़ता है? तो ये ऐसे क्यों होता है? ये प्रश्न आता है परीक्षा में, महत्वपूर्ण बात है। जल कांच को भिगो देता है किंतु पारा नहीं भिगोता है। आइए समझते हैं इस बात को। इसको समझाने के लिए हम एक डायग्राम बना रहे हैं। ये मान लो कांच है, ये क्या है? ये कांच की मोटी सी दीवार है मान लो। कांच का जो सूत्र होता है वो पीबी होता है, सुना कि नहीं सुना कभी तुमने? प्लम्बम। पीबी का नाम क्या होता है? प्लम्बम। ये मान लो कांच के अणु हैं और समान अणुओं के बीच जो बल लगता है उसको क्या बोलते हो? ससंजक। इन दोनों के बीच में जो बल लगा वो क्या है? ससंजक है। ये जो रेखा खींची है बल को दर्शा रही है। एक और हमने मान लो पानी छिड़काव कर दिया, क्या? पानी मार दिया इधर से, तो पानी का अणु देखो कांच से चिपका कि नहीं चिपका? इधर देखो, तो इनके बीच एक बल लगेगा, लेकिन इसके बाद जितने पानी होंगे वो आपस में एक दूसरे चिपके होंगे। देखो पानी के बहुत से अणु इस तरफ मान लो, और दूसरी तरफ मान लो हम पारा से छिड़काव कर दें। पारा का सूत्र होता है Hg। क्या होता है? इधर पारे का द्रव छिड़क दिया गया मान लो। ये जो हम डैश बना रहे हैं ये एक तरह से बता रहे हैं कि ये बल लगे इनके बीच। अच्छा एक बात बता सकते हो तुम मुझे कि जब समान अणुओं के बीच जब बल लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? ससंजक। बोलते कि नहीं बोलते? तो ये बल कैसा हुआ? ससंजक बल हुआ कि नहीं हुआ? बताओ भाई। लेकिन असमान अणुओं के बीच जो बल लगे, जैसे ये लगा है, ये जल है ये कांच है, तो ये कैसा बल है? असंजक है कि नहीं? बताओ। अब यहां देखना, ये देखो ये असमान अणु है तो कैसा बल है? असंजक है कि नहीं? बताओ। और ये समान अणु है, ये कैसा है? ससंजक। अब मैं इसको बताने से पहले कहानी सुनाता हूं। मान लो एनसीसी कैंप में जाते हैं लोग, सुना कभी? 15-15 दिन का 10-10 दिन का टूर जाता है और कई स्कूलों के बच्चे एक ही जगह वहां कैंप में रुकते हैं आके। मान लो किन्हीं 2 स्कूल के बच्चे आए 15-15 की टीम में और एक ही जगह किसी बिल्डिंग में रुके हैं कैंप में। एक दूसरे से मिले, परिचय हुआ, आया लो, 1-2 दिन तो दोस्ती धीरे धीरे शुरू हो गई। 10 दिन में ये स्थिति पैदा हो गई कि ये नहीं पता चल रहा था कौन बच्चा किस ग्रुप का है, सब मिक्स हो गए आपस में। इस स्कूल के 2 लड़के उस स्कूल वालों के बगल में चारपाई डाल के लेटे हैं, अपना बातें कर रहे हैं। लेकिन 10 दिन के बाद, मतलब 15 दिन का कैंप है, 11वें दिन एक स्कूल के किसी लड़के की लड़ाई दूसरे स्कूल के लड़के से हो गई किसी बात को लेकर। धीरे धीरे स्कूल के लड़के एक दूसरे के खिलाफ होने लगे। तो ध्यान रखिए, अगर हम जिस स्कूल की तरफ से गए हैं, यह लड़का ए जिस स्कूल का है,
अगर उसकी आपसी अपने स्कूल में बढ़िया दोस्ती है तो सब एक स्कूल के बच्चे एक तरफ और दूसरे स्कूल के दूसरी तरफ हो जाएंगे कि नहीं बताओ। लेकिन अगर कहीं इस स्कूल के बच्चे ने उस स्कूल के दो बच्चों से अच्छी दोस्ती कर ली तो वो कौन की तरफ से बोल दे, अपने स्कूल का बच्चा। कभी ऐसा भी तो हो जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपस में दोस्ती थी एक ही स्कूल की वो मजबूत नहीं थी, और जो उस स्कूल की दूसरे स्कूल से दोस्ती वो ज्यादा मजबूत हो गई। यही तो मतलब हुआ। तभी तो दूसरे के फेवर में बोल रहा हमारा आदमी, अपना आदमी। तो इसको हम कहते हैं ससंजक बल कमजोर रहा और असंजक मजबूत पड़ गया, तो ये जाके उसमें चिपक गया। लेकिन अगर ससंजक मजबूत होता और असंजक कमजोर होता तो अपना साथी निकाल लेते हैं लोग वहां। वही स्थिति यहां पर है। देखो, अगर इनके बीच देखो जो ससंजक बल है ये कमजोर है और इनके बीच लगा असंजक बल जोरदार है, प्रबल है, तो ये वाले तो कट के बाहर हो जाएंगे लेकिन ये चिपके रह जाएंगे कि नहीं बताओ। तो यहां पर देखा जाता है जल और कांच के लिए अगर देखा जाता है कभी तो जो ससंजक बल होता है, ध्यान रखना, वो छोटा होता है या कमजोर होता है, और असंजक बल मजबूत या प्रबल होता है। असंजक बल, ध्यान रखना मेरी बात पे। तो हमें यह कहना है कि जल के अणुओं के मध्य लगने वाला ससंजक बल कम प्रबल होता है जल और कांच के अणुओं के बीच लगने वाले असंजक बल से। इसलिए जल के अणु कांच में चिपके रह जाते हैं और भिगो देते हैं। बोलो भाई। वहीं दूसरी तरफ अगर हम कहें, यहां पर देखो, हम कहेंगे जो इनका असंजक बल है वो कमजोर है, देखो, और इनका आपस का पारे के जो ससंजक बल है, ससंजक बल, ये मजबूत है। इनका आपसी बॉन्ड बढ़िया है, ये हटे तो साथ में इनको भी हटा लाए, वहां से छूट गए कि नहीं। तो हम कह सकते हैं कि पारा के अणुओं के बीच का ससंजक बल पारे पारे के बीच और पारा और कांच के अणुओं के असंजक बल से प्रबल होता है, इसलिए वो चिपकते नहीं है, निकल के बाहर आ जाते हैं। समझ पाए कि नहीं बात? समझ पाए। यही बात यहां एक लाइन में, ये डायग्राम ही पहले बात सब बता रहा है पूरी बात, फिर भी एक लाइन में हम लिख दे रहे हैं। कहेंगे जल के अणुओं के मध्य, जल के अणुओं के मध्य लगने वाला ससंजक बल जल व कांच के अणुओं के मध्य लगने वाले असंजक बल से कम प्रबल होता है। अतः जल के अणु कांच को भिगो देते हैं। कांच को भिगो देते हैं। जबकि पारे के अणुओं के मध्य लगने वाला ससंजक बल पारा व कांच के अणुओं के मध्य लगने वाले असंजक बल से प्रबल होता है।
असंजक बल से प्रबल होता है, अतः पारा नहीं भिगोता है। अतः पारा कांच को नहीं भिगोता है। चलिए नोट कर लें। अब एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको बोलते हैं द्रव की बूंद के अंदर आधिक्य दाब, दाब की अधिकता। जरा इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक द्रव की बूंद बना ले रहे, देखो आमतौर पे हम लोग बूंद को स्फेरिकल मान लेते हैं। कैसे मान लेते हैं? वैसे बूंद का अपना एक अलग डिजाइन होता है कि नहीं होता है, लेकिन सरलता के दृष्टिकोण से हम लोग बूंद की आकृति को कैसे मान लेते हैं? गोली है। कैसे मान लेते हैं? गोलाकार। अब देखो इसमें दो बल काम करेंगे, एक बाहर से पृष्ठ तनाव काम करेगा जिसकी वजह से बल लगेगा जो इस बूंद को छोटा करना चाहेगा, और उसको संतुलित करने के लिए एक एक्स्ट्रा दाब अंदर से बाहर की तरफ लगेगा, उससे एक बल बनता है। ये दोनों बल जब बराबर हो जाते हैं एक दूसरे से तभी बूंद स्थायित्व तो ले पाती है। अगर एक भी बल इसमें से ज्यादा हो जाए तो फूट जाएगी। भाई अंदर वाला ज्यादा हो जाए तो ऐसे फूट जाएगी, बाहर वाला ज्यादा हो जाए तो ऐसे फूट जाएगी। तो इसको जरा समझने के लिए हम डायग्राम की बात करते हैं। जैसे मान लो इसकी त्रिज्या जो प्रारंभिक तौर पे वो कैपिटल आर है, हम थोड़ी देर मान लेते हैं कि बाहर से पृष्ठ तनाव लगा ही नहीं, मान लेते हैं। तो बाहर एक दाब होता है वायुमंडलीय दाब, वो दाब अंदर भी काम करेगा, लेकिन एक अंदर एक्स्ट्रा दाब काम कर रहा है, मान लो स्मॉल पी, वो इसको फैला रहा है। तो बूंद फैलते फैलते नई स्थिति में ऐसी हो गई, कुछ बढ़ गई कि नहीं बताओ? जो बढ़ गई तो बढ़ी हुई त्रिज्या को कुछ मान लो, आप डेल्टा आर मान लो। ये बात हम करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोग डेल्टा आर इसकी त्रिज्या को मान लिए। अब हम बात करेंगे सबसे पहले कार्य की। देखिए पृष्ठ तनाव में कार्य के लिए एक व्यंजक है जो हम पिछले वीडियो में डाल चुके हैं, या हो सकता ना दिया हो तो बता देंगे। अभी पहले सूत्र समझ लो, या ऐसे जान लेते हैं। चलो पहले द्रव में कार्य की व्यंजक बना देते हैं, अगर नहीं बनाया है हेडिंग डाल लीजिए। यहां पर साथ में एडिशनल लिख लेना, या पहले लिख लेना, इसको लिखने से पहले। पृष्ठ ऊर्जा इसका नाम है। क्या नाम है? हाँ, इंग्लिश में कहते हैं सरफेस एनर्जी। क्या बोलते हैं? देखो मेरी बात सुनना, अगर गिलास के अंदर तुमने पानी भर रखा हो या किसी द्रव को, तो उसका पृष्ठ छोटा होगा, और उसको पलट के अगर थाली में डाल दो तो बड़ा पृष्ठ तैयार होगा कि नहीं? तो जो वहां पृष्ठ तैयार हुआ उसके लिए मॉलिक्यूल कहां से आए? द्रव के अंदर से निकल के बाहर आए। यानी पृष्ठ के बढ़ने के लिए जो मॉलिक्यूल जरूरत पड़ते हैं उनको अपने आकर्षण के विपरीत एक कार्य करना होता है, तब वो पृष्ठ का निर्माण करते हैं। इसमें जो किया गया कार्य होता है वही ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए हम चलो पहले द्रव बनाते हैं एक, थोड़ा समझ लेना, उस टॉपिक पे आएंगे अभी बाद में। पहले इस टॉपिक की बात करते हैं, थोड़ा सा बीच में छूट रहा था तो ऐसे समझ नहीं पाते आप अच्छे से। एक हमने तार ले लिया ऐसे, इसका नाम दे दो ABC। क्या नाम दे दो? ये तार इस द्रव के ऊपर पड़ा है, और इसी के ऊपर एक और तार रख दो PQ। अब इस PQ को अगर हम इधर खींचें तो इस द्रव के मॉलिक्यूल इसको बैक खींचेंगे कि नहीं? वो भले कितनी ताकत लगाएं लेकिन प्रयास तो करेंगे। हम मान लीजिए इसको इधर खींच रहे हैं तो एक बल लगेगा F उनके उस बल के विपरीत, और खींच के इस तार को यहां तक ले आए तुम घसीट के। तार की लंबाई को L मान लो, तो ये चौड़ाई देखो कुछ मान लो डेल्टा X विस्थापन कर दिया तुमने, भाई यहां से यहां लाए हो, बल लगा के विस्थापन हुआ कि नहीं हुआ? तो जो कार्य का सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा? अच्छा देखो, कार्य बराबर आमतौर पे हम लोग क्या कहते हैं? बल गुणा विस्थापन। सुना कि नहीं सुना तुम लोगों ने? बल गुणा विस्थापन। बल F लगाया, विस्थापन डेल्टा X हो गया मान लो। अच्छा एक बात सुनो, पृष्ठ तनाव का भी सूत्र हमने सिखाया, T बराबर F बटे L। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? तो यहां से F का मान कितना आएगा? T इंटू L। यहां रख दो तो देखो कार्य का सूत्र क्या हुआ? T इंटू L इंटू डेल्टा X। ये देखो इस फिल्म की, ये जो एक्स्ट्रा फिल्म बनके तैयार हुई, देखो ये इतना हिस्सा, ये जो इतना एक्स्ट्रा, ये यही तो वृद्धि हुई क्षेत्रफल में कि नहीं? बताओ, इसको आप कह सकते हो लंबाई गुणा चौड़ाई है कि नहीं एक तरह से?
तो इसको कहते हैं क्षेत्रफल में वृद्धि। तो पृष्ठ तनाव के कारण किया गया कार्य का सूत्र हो गया T डेल्टा A। यही कार्य पृष्ठ पर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं। तो अब जरा पृष्ठ ऊर्जा है तो आप W की जगह U सिंबल बना दो भाई, और क्या है। तो कुल मिला के दिमाग में ये रखना है कि चाहे कार्य हो पृष्ठ तनाव का या पृष्ठ ऊर्जा हो, उसको निकालने के लिए प्रयोग करते हैं T गुणा डेल्टा A। डेल्टा A माने क्षेत्रफल में परिवर्तन। ये सूत्र यहां हम प्रयोग करने वाले हैं, तो इस व्यंजक को भी नोट कर लेना, फिर इसको शुरू करना तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब सुनिए जरा, मैं कह रहा था ये दाब है, तो यहां पर अगर कार्य की बात करूं मैं इस जगह, अब देखो इसको विस्तार देने के लिए कार्य अगर हम कहें तो बल गुणा विस्थापन यहां आएगा कि नहीं आएगा बताओ? बल गुणा विस्थापन। भैया बल देखो F मान लो, विस्थापन यहां इस बूंद के लिए कितना है? डेल्टा L। यहां विस्थापन कितना है देखो? डेल्टा R। देखो अच्छा, फिर यहां भी हम वही बात कर रहे हैं। यहां देखो सूत्र लगाते, दाब बराबर वैसे होता बल बटे क्षेत्रफल। सुना कि नहीं सुना? तो इस F को P इंटू ए लिखा जा सकता है। यहां देखो P इंटू ए डेल्टा R। देखो ए माने क्षेत्रफल, बूंद को गोल माना है, गोले के क्षेत्रफल का या वक्र पृष्ठ का सूत्र तुम्हें पता है, या संपूर्ण पृष्ठ का क्या होता है पता है? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? तो यहां जो क्षेत्रफल शब्द इस्तेमाल हुआ एरिया, उसको क्या लिखोगे आप? 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर। एक समीकरण। ये दाब जो एक्स्ट्रा दाब है उसकी वजह से कार्य है। अब पृष्ठ तनाव उल्टा काम करे, जितना इसने फैलाया उतना वो समेट ले, तो बैलेंस हो जाएगी बात। तो अब यही कार्य दोबारा पृष्ठ तनाव के कारण निकालना चाहता हूं मैं। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण कार्य। और पृष्ठ तनाव के लिए कार्य का सूत्र हमने क्या पढ़ाया तुम्हें? T डेल्टा A पढ़ाया। अभी देखो T डेल्टा A। डेल्टा A माने होता क्षेत्रफल में परिवर्तन। प्रारंभिक क्षेत्रफल मान लो 4 पाई आर स्क्वायर था, और जब बढ़ गई थी तो क्षेत्रफल कितना हो गया था? 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर। जब देखो तो अंतिम क्षेत्रफल मानेंगे 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से कॉमन ले लो जो कुछ कॉमन है, 4 पाई कॉमन ले लो, इसका स्क्वायर खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये माइनस का आर स्क्वायर। ये देखो कट गया आपस में। अब इसमें से देखो एक चीज हम कहेंगे, यदि डेल्टा आर सूक्ष्म है, कैसा है? छोटा। सूक्ष्म है तो डेल्टा आर स्क्वायर अति सूक्ष्म होगा। अति सूक्ष्म होगा, अतः डेल्टा आर का जो होल स्क्वायर है छोड़ देते हैं। इसको क्या करते हैं? छोड़ने पर इसको छोड़ दो भाई। तो जरा ध्यान देना, T इंटू 4 पाई 2r डेल्टा आर खाली बचा अंदर। देखो ये चीज छोड़ दी गई छोटा होने की वजह से। ये समीकरण 2 आ गया। संतुलन की अवस्था में जो ये वाला कार्य है वो इसके बराबर होना चाहिए। देखो तो हम कहेंगे संतुलन की अवस्था में बूंद तभी संतुलित रहेगी, संतुलन की स्थिति में दोनों कार्य बराबर कर दो। वो था हमारा जो सूत्र पहले समीकरण में था, वो क्या था? P 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर। क्या था? देखो P 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर, और ये अभी क्या निकला? T 4 पाई
2r डेल्टा r। देखो दोनों पक्षों में जो एक जैसी चीजें वो काट डालो, 4 पाई कट गया, देखो डेल्टा r कट गया, एक कैपिटल R कट गया, तो जो P का व्यंजक तैयार हुआ बना 2T बाई कैपिटल R। क्या नहीं समझ में आई बात बताओ? द्रव की बूंद में इतना दाब अधिक होता है। अगर कभी अधिक दाब निकालना हो तो ये सूत्र निकालना है, सवाल में लगाना हो तो इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये किसके लिए निकाला अभी हमने? द्रव की बूंद के लिए। ऐसे ही एक आता है प्रश्न वायु के बुलबुले के लिए। किसके लिए? वायु के बुलबुले के भीतर अधिक दाब, के भीतर अधिक दाब, मतलब यही प्रश्न है, बस इस बात चीज क्या हो गई बदल के। देखो उसमें था द्रव की बूंद, ये काहे का बुलबुला है? वायु का। इसको कैसे समझेंगे देखो जरा, ये मान लीजिए वायु का बुलबुला है, तो वायु का जो बुलबुला बनेगा वो किसी द्रव के अंदर बनेगा। कांच के अंदर देखना कभी बुलबुला दिखता है, कंची तो खेली होगी, उसमें नीचे बबल अंदर दिखते हैं, नहीं खेली, अच्छी बात है। द्रव का बूंद मतलब कहीं अंदर आप सांस लो तो बुलबुला बन के ऊपर आता कि नहीं आता है पानी के अंदर। तो कह सकते हो कि द्रव के अंदर जो बुलबुला बना है, ध्यान देना, उसमें अंदर तो हवा भरी है देखो, लेकिन बाहर द्रव भरा कि नहीं भरा? ऐसे देखो ये स्थिति है कि नहीं बताओ। यहां भी वही बातें आएंगी, ध्यान देना। यहां भी दो दाब काम करेंगे, अधिक दाब काम करेगा और वायुमंडलीय दाब काम करेगा। इसकी वजह से ये बुलबुला फूलेगा और त्रिज्या कितनी बढ़ा लेगा अपनी? डेल्टा आर। जबकि हम लोग प्रारंभिक त्रिज्या कितनी मानते हैं? आर। उसी स्टाइल से बात होगी कि नहीं होगी बताओ। यहां अंदर से दाब फैला रहा है, ऊपर से पृष्ठ तनाव इसका समेट रहा है, दोनों कार्य बराबर किए जाएंगे, सेम प्रूविंग होगी। केवल वहां जहां द्रव का बूंद इस्तेमाल कर रहे थे, वहां पर ये क्या इस्तेमाल होगा? वायु का बुलबुला, वायु का बुलबुला, बस सेम आंसर भी आएगा। तो इसलिए दोबारा डेरिवेशन करने की जरूरत है क्या मुझे? अपने आप नहीं समझ सकते हो आप, सेम कॉपी करना है। इसी तरह का और प्रश्न आता है साबुन के बुलबुले। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, 3 में से एक जरूर आएगा परीक्षा में, 100% लिख लो। 3 में से एक आएगा, वो क्या आएगा वो तुम जानना, अपना स्टाइल एक जैसी है। साबुन के बुलबुले के भीतर अधिक दाब। इसमें कैसे देखो जरा समझना। साबुन का बुलबुला कभी मेला से खरीद के फुला के उड़ाया होगा तुम लोगों ने, देखा है? उसमें अंदर भी हवा होती है और बाहर भी हवा होती कि नहीं होती बताओ। साबुन के बुलबुले या फिल्म में 2 पृष्ठ होते हैं। जब भी कोई सवाल साबुन के बारे में बात कर रहा हो तो जहां जहां सूत्र में टी आया हो, आप ध्यान रखना भविष्य में, वहां टी की जगह 2T इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? ध्यान देना। तो जब साबुन के बुलबुले की बात करेगा तो अंदर भी एयर होगी और इसीलिए 2 पृष्ठ होगा कि नहीं, एक अंदर का पृष्ठ, एक बाहर का पृष्ठ। जबकि बूंद में क्या था? बाहर पृष्ठ, अंदर पानी भरा था, द्रव भरा था। और बुलबुले में भी ऊपर वायु वाले में अंदर हवा थी, यानी ये पृष्ठ था और बाहर पानी भरा था। एक एक पृष्ठ थे। यहाँ पृष्ठ कितने होते हैं? 2। साबुन के मामले में केवल। बाद बाकी डायग्राम उसी तरह बनाओगे, फिर नया डायग्राम बनेगा। देखो ये त्रिज्या बढ़ जाएगी, देखो पहले R थी, अब कितनी हो गई? R+। पूरी कहानी उसी तरह चलेगी, ध्यान देना, पूरी कहानी उसी तरह चलेगी। बस अंतर कहां आएगा? जहां तुम ये T इस्तेमाल करना शुरू करोगे इस जगह, तो यहाँ 2T सब टूट जाएगी है। 2T करते चले जाओगे तो अंत में कितना हो जाएगा? यहाँ 4T। कितना हो जाएगा? बस इतना ही अंतर है डेरिवेशन में। तो इसका जो व्यंजक आएगा वो आएगा 4T/R। समझ में आया है? नोट कर लो भाई।